नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है युग्मपथ यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ खास मेहमान रत्नेश जी जुड़े हैं, जो अभी ये कह लीजिए कि आज ही औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और इनके पिताश्री भी संघ के तमाम कार्यक्रमों में रहे और संघ से जुड़े रहे। राम जन्मभूमि आंदोलन में भी आपके पिताजी जुड़े रहे। आज आप हमारे साथ खास बातचीत में जुड़े हैं, तो आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद उगम जी। जय श्री राम। जी जय श्री राम। आज आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? उगम जी, मैं अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकता, बस इतना कहूंगा कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में मैं बस थोड़ा सा योगदान करने जा रहा हूं और ये सब प्रभु श्री राम की कृपा से हो रहा है। उनकी ऐसी कृपा रही तो राष्ट्र निर्माण के लिए हरदम उन सभी पार्टियों का सहयोग करूंगा जो राष्ट्र हित की बात करें। जी आपके कार्यक्रमों की कुछ फोटोज मैंने देखी, जिस प्रकार से आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और अभी आपने कहा भी कि सेवा के लिए मैं तत्पर हूं, बिल्कुल। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी सेवा का मौका नहीं दे रही थी आपको? देखिए, जन सेवा का मौका तो प्रत्येक राजनीतिक दल देता है, लेकिन मुझे लगता है कि जन सेवा के साथ साथ हमारी एक धार्मिक सांस्कृतिक पहचान भी होती है युगम जी। और अगर उस धार्मिक सांस्कृतिक पहचान को ठेस पहुंचाई जा रही है और अगर उसको डिमोलिश करने का काम कोई भी राजनीतिक दल कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उसको त्याग देना ही ज्यादा उचित था। और कांग्रेस पार्टी लगातार यही कर रही थी। वो हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां फैला रही थी। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को लेकर उनका क्या रवैया रहा, राम मंदिर निर्माण को लेकर उनका क्या रवैया रहा, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर जो उनका रवैया रहा, उससे मैं आहत हुआ और मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जी आपने ये तो बता दिया कि आपने इस्तीफा क्यों दिया, लेकिन ज्वाइन करने के कई मायने यहां पर निकल रहे हैं। पहला मायना उसका ये मान लीजिए, यानी कि पहली बात आप ये समझ लीजिए कि आप व्यक्तिगत इच्छा आपकी कुछ ऐसी रही हो जिसके कारण आप भारतीय जनता पार्टी में जुड़े, या ऐसा कोई अहम मुद्दा आपने बताया कि आप किस लिए कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा दिए, लेकिन क्या ऐसी चीजें रही हैं जो आपने भारतीय जनता पार्टी को चुना? क्या समाजवादी पार्टी या अनेक पार्टियां हैं, आखिर भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? देखिए युगम जी, अगर आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाले देशों की शासन प्रणाली को देखेंगे तो वहां पर एक बात सबसे बड़ी होती है कि हम अगर अपने क्षेत्र का के लोगों का भला चाहते हैं, हम अपने आसपास के लोगों का भला चाहते हैं, हम अपने लोगों का भला चाहते हैं, तो बिना सरकार के साथ सहयोग किए हुए ये संभव नहीं होता। और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उनके शीर्ष नेताओं का और उनके कार्यकर्ताओं का जनता से जो जुड़ाव होना चाहिए वो नहीं है और वो कट चुके हैं। उनके साथ रहकर ना तो मैं अपने लोगों की भलाई कर सकता था, ना मैं अपने क्षेत्र की जनता की भलाई कर सकता था, ना मैं कोई राष्ट्र निर्माण का कार्य कर सकता था। जबकि उन लोगों के द्वारा नित्य प्रतिदिन ऐसे कृत्य, ऐसे बयान जारी किए जा रहे थे जो लगातार, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो स्वप्न है भारत को विश्व गुरु बनाने का, उसमें वो लगातार रोड़ा उत्पन्न कर रहे थे। और मैं राजनीतिक रूप से किसी भी दल का समर्थक हो सकता था, लेकिन अगर आप राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया में बाधा डालेंगे तो फिर मैं आपके साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आऊंगा। मैं सदैव उनके साथ जाऊंगा जो राष्ट्र निर्माण का कार्य करेंगे। बिल्कुल। तो यानी कि बहुत सारी बातें आपने करी हैं और आप सीधा सीधा यानी कि ये बता रहे हैं और हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है या वो किस अपने उस पर चल रही है। अच्छा, अभी राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाले हैं, उससे पूर्व में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली थी। इसके क्या मायने हैं? क्या उनको इससे कोई लाभ मिलने वाला है? देखिए, ये यात्रा वात्रा से युगम जी कोई लाभ वाप नहीं होने वाला है। आप जब तक जनता से मिलेंगे नहीं। मैं आपको वाकया सुनाता हूँ जी। मैं अपने कुछ लोगों के साथ एक बार कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पे था और मैं वहां पर उनसे मिलना चाह रहा था।
उनसे बात करने के लिए आपको 10 फीट दूरी पे खड़ा होना था और वो आते और हाथ हिलाते हुए चले जाते। जी जब वो अपने कार्यकर्ता से नहीं मिलते, लोगों से नहीं मिलते और ऐसे में वो मुकाबला करने की बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो अगर अपने जीवन की एक सांस भी लेते हैं तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और भारत के लोगों से जुड़ी हुई होती। तो ये सब केवल व्यर्थ की बातें हैं, पैदल वैदल चलते रहिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी अभी 10-15 यात्राएं ऐसे और भी करेंगे योगेश जी। अच्छी यात्राओं का कोई नहीं। और रही न्याय की बात, तो कांग्रेस पार्टी पहले अपने लोगों को न्याय दे दे, उसके बाद आए लोगों के न्याय की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी खुद ही अन्याय का शिकार है वहां पे। उनको क्या कहते हैं, दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है। अभी हमारे बड़े भाई और कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज का आपने बयान देखा। जी जी ये सारी चीजें राहुल गांधी स्वयं के साथ न्याय कर रहे हैं। वो तो स्वयं को ब्राह्मण बताते हैं, स्वयं को सनातनी बताते हैं। कौन सा सनातनी क्या कहते हैं, इतने दिनों तक वैवाहिक जीवन से दूर रहता है, विरक्त रहता है। मुझे तो लगता है कि वो स्वयं सनातन मूल्यों का पालन नहीं कर रहा है। राहुल गांधी जी तो पहले स्वयं के साथ न्याय कर लें, उसके बाद और कहीं न्याय की बात करें। बिल्कुल। अभी कंगना रनौत एक जाना माना नाम है अपने आप में, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं और उन पर एक अभद्र टिप्पणी कि क्या भाव चल रहे हैं मंडी में, एक ट्वीट आता है। कांग्रेस पार्टी की बहुत अच्छी लीडर कह लीजिए, प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत जी, क्या विचारधारा आपकी इस पर, क्या कहना चाहेंगे उनको? मुझे लगता है कि मैं उस पर कोई टिप्पणी ना ही करूं युगम जी, तो ठीक है। जैसे जिस प्रकार कंगना रनौत जी एक महिला है, उसी प्रकार सुप्रिया सिन्हा जी भी एक महिला है। और मैं बस आशा करता हूं कि सुप्रिया सिन्हा जी आगे भविष्य में महिलाओं की गरिमा को बनाए रखेंगी और ऐसी टिप्पणियां करने से बचेंगी। बाकी मैं नहीं समझता कि उनपे किसी भी प्रकार की टिप्पणी की जाए, बड़ी नेता है वो। जी नहीं, फिर भी क्योंकि उनका बेटी हूं लड़ सकती हूं नारा है, तो फिर भी आपकी पर्सनल क्या विचारधारा है, आप इसको सही ठहराते हैं या गलत, आपकी अपनी विचारधारा? मुझे लगता है लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए हमें सबको सहभागिता देनी चाहिए। केवल चुनाव में टिकट दे देने से युगल जी कुछ नहीं होता है, जब तक आप महिलाओं को सदन तक ना पहुंचाएं। हमारे यहाँ तो देखिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 33% महिला आरक्षण दिया। उन्हीं की सरकार में नीतीश कुमार जी ने बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण दिया। तो हम लोग तो महिलाओं को सीधे सीधे प्रतिभागिता देते हैं, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं, केवल कोरी बातें नहीं करते हैं। जी, चूंकि अब आप भारतीय जनता पार्टी में आ भी गए हैं, तो आपका स्वागत भी पार्टी ने बहुत जोरों शोरों से किया है लखनऊ कार्यालय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि अब की बार 400 पार, आप इसको देख रहे हैं कि अब की बार 400 पार होने वाला है या? जी बिल्कुल होने वाला, अब की बार 400 पार है। और अब की बार जो हम प्रधानमंत्री जी ने हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को जो लक्ष्य दिया है कि प्रत्येक बूथ पर हम 370 वोट पिछले 2019 के वोटों से ज्यादा डलवाएंगे। हम लोग उस लक्ष्य को लेकर चलेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो टारगेट सेट किया उसको अचीव करेंगे और भारत को अगले 5 सालों तक और सशक्त बनाने का कार्य करेंगे। बिल्कुल। तो यानी कि केजरीवाल जी भी अब चले गए हैं, उनकी धर्मपत्नी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो क्या केजरीवाल जी पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? क्या मैं समझता हूं कि केजरीवाल जी का मामला प्रशासनिक और न्यायिक मामला है, वो न्यायालय के समस्त लंबित है, उसमें जो न्यायपालिका निर्णय लेगी वो उचित होगा। अब कोई भी आरोप लगाता रहे कि हमको सरकार परेशान कर रही है, आप चोरी करेंगे तो आपको जेल तो जाना पड़ेगा। लगातार आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही ये सब अंग हैं अभिन्न, ईडी सीबीआई। मुझे लगता है कि जब जो लोग ऐसे आरोप लगाते हैं, मुख्यतः कांग्रेस पार्टी लगाती है और कांग्रेस पार्टी शायद केंद्र में थी तो शायद वो अंगों की तरह करती थी, तो उनको लगता है कि ये सरकार भी कर रही होगी। तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो जनता के लिए काम करती है, किसी परिवार या किसी व्यक्ति के लिए कार्य नहीं करती। बिल्कुल। तो मुझे लगता है मेरे प्रश्न भी क्योंकि आज आप जुड़े हैं
और बहुत ही सटीक और तेज तर्रार तरीके से आप जवाब देते भी हैं। मैं आपको अन्य टीवी चैनलों पर देखता रहता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक अलग विचारधारा, आपसे अगर कोई ये पूछे, क्योंकि अब आप भारतीय जनता पार्टी के अभिन्न अंग हैं, उसके कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी जो कहती है कि हमारे यहां सब समान है, सबका साथ सबका विकास, उस पर अगर आपसे कोई दो शब्द आपसे जानना चाहे तो आप क्या कहेंगे? देखिए, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है। और मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजिकल फोर फादर हैं दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने अंत्योदय की बात की थी। और अंत्योदय में तो युगम भाई सब शामिल होते हैं, वो चाहे सवर्ण हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, उसमें सब समाहित हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो एक वैचारिक स्तर है, उसको समझने के लिए भी आपका एक स्तर होना चाहिए। और ये लोग जो विपक्षी दल के लोग हैं, ये किसी के बाप प्रधानमंत्री थे, तो किसी के बाप मुख्यमंत्री थे, तो किसी की माता जी मुख्यमंत्री थी। इन लोग को थाली में परोस के सब कुछ मिल गया, मेहनत तो करनी नहीं पड़ी। तो जब देख रहा है कि अब एक गरीब किसान के घर का बच्चा भी निकल के मुख्यमंत्री बन रहा है, प्रधानमंत्री बन रहा है, तो इनको लगता है कि इनकी परिवार की जो क्या कहते हैं डायनेस्टी चली आ रही थी, उसको खतरा महसूस हो रहा है। और जब लोगों को अपना घर लुटता हुआ दिखता है, जब वो बर्बाद होने लगते हैं, तो उनको यही सब अनर्गल बातें याद आती है। देश की जनता सब जानती है कि देश की जनता के लिए कौन काम कर रहा है। बिल्कुल। राजनीति में आप अपना भविष्य कैसे देख रहे हैं? कहां से उम्मीदवार है आप आने वाले भविष्य में? देखिए, मुझे तो लगता है कि चूंकि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि संघ की रही है, और संघ सदैव सेवा की बात करता है। मैं भी उसी सेवा भाव के साथ आया हूँ। बाकी अगर संगठन कोई जिम्मेदारी देता है, पार्टी अगर कहती है कि आप यहाँ जाइए, इस दायित्व का निर्वहन करिए, तो वो सिरोधार्य होगा। पार्टी जो चाहे वो बनाए, पार्टी चाहे तो मैं तो संघ के शाखाओं में जाता रहता हूँ, और शाखा में ही सिखाया जाता है कि संगठन के लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो पार्टी और संगठन जो भी निर्धारित करेगा, उसमें मैं सिरोधार्य करूँ। बिल्कुल। राम मंदिर भी ये कह लीजिए कि इस बार के चुनाव का बहुत अहम मुद्दा है। आप गए हैं दर्शन करने राम मंदिर? नहीं, देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के पहले जब मैंने मुद्दे पर पार्टी छोड़ी थी, तो मैं गया था। जी जी। लेकिन अभी फिलहाल नहीं जा पाया हूँ। लेकिन आपके हृदय की वो जो मतलब एक ये कह लीजिए कि एक टीस है, वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे आप, क्योंकि आपने इस मुद्दे को लेकर इस पार्टी को इस्तीफा दिया है। देखिए, मैंने पहले भी कहा युगम जी कि राम हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान है। और अगर आप अपनी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान खो देंगे, तो फिर आपका अस्तित्व तो नहीं बचेगा, क्योंकि धर्म आपके लिए आपकी पहचान का द्योतक होता है। और मैं चूंकि अयोध्या में पला बड़ा हूँ, अयोध्या मेरी जन्मस्थली है, तो मेरा राम से एक अलग मनोवैज्ञानिक लगाव है। और अगर उनके साथ कोई उनके अस्तित्व पर कोई अगर सवाल उठाएगा, तो ये मुझे नाकाबिले बर्दाश्त होगा। और वो मेरे लिए त्यागने योग्य है। जैसे कि तुलसी बाबा ने कहा रामचरितमानस में कि जो राम का विरोध करे, जो आपके आराध्य का विरोध करे, उसे त्याग देना चाहिए। मैंने भी उन्हें त्याग दिया। बिल्कुल। तो यानी कि अब ये समझे कि रत्नेश मिश्रा जी जो अभी तक किन्हीं चीज कारणों से या कह लीजिए जैसे भी कांग्रेस पार्टी में थे, आज पहली बार आप अपनी बातों को रख रहे हैं एक चैनल पर, और इससे पता चलता है कि आपकी विचारधारा कितनी अच्छी है कि आप एक छोटे से छोटे चैनल पर आकर और अपना समय निकालकर हमारे साथ जुड़े और अपने तमाम विषयों पर हमसे बातचीत की। अच्छा, एक चलते चलते एक और छोटा सा सवाल मेरे मस्तिष्क में आ रहा है आपसे, निजी सवाल है आपका, क्योंकि एक जीवन हमारा होता है और अब तक के जीवन में वो एक ऐसा कोई वाकया जो आप हमें हमारे दर्शकों को बताना चाहें, जिससे एक सीख मिले समाज को, आपके जीवन का कोई ऐसा अनुभव, ऐसा कोई विचार? देखिए, मुझे ऐसा कोई मेरा खास तो अनुभव रहा नहीं, लेकिन जब मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करता था, उसके बाद तो मुझे लगा कि ये उचित माध्यम नहीं है जन सेवा का, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बंधे होंगे। ये
मेरी ये बातें एक मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के के लिए ज्यादा है, उन बच्चों के लिए है जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। उसके बाद मैंने राजनीति में जाने का निर्णय लिया, तो मैंने देखा कि मेरे आसपास के जो लोग थे वो जी मेरे ऊपर हंस रहे थे, मुझे बता रहे थे तुम पागलपन का काम कर रहे हो और तुम राजनीति के लिए नहीं हो, तुम्हारी ऐसी हैसियत नहीं है, या तुम इन सब चीजों में पीछे रह जाओगे, राजनीति पैसों का खेल है, राजनीति पैसे वालों के लिए है। लेकिन मैंने उनको एक ना एक जगह गलत साबित किया कि आप मेहनत करिए और राजनीति में आइए, क्योंकि राजनीति ही वो सशक्त माध्यम है जहां आप जनता की बिना किसी दबाव की सेवा कर सकते हैं। आप सत्ता में रहेंगे तो आपके पास अधिकार होंगे, आप सीधे सीधे कार्य कर सकते हैं, और अगर आप विपक्ष में भी रहे युगम जी, तो भी आप सत्ता के ऊपर दबाव बनाकर जनहित के कार्यों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। मुझे लगता है कि मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को सत्ता में आना चाहिए, क्योंकि सत्ता से सबसे ज्यादा यही प्रभावित होते हैं, और आए और अपनी आवाज बताएं, क्योंकि सदन में जिस वर्ग के लोग ज्यादा होंगे नीतियां उन्हीं के पक्ष में बनेगी। अगर बिल- गरीब का बच्चा सदन में ज्यादा होगा तो नीति गरीब के लिए बनेगी, और अगर अमीर के बच्चे सदन में ज्यादा होंगे तो नीतियां अमीर के लिए बनेगी। मुझे लगता है कि गरीबों को, अपने बच्चों को ये भी कहना चाहिए, अपने बच्चों को ये मत बताइए कि बस आपको लोक सेवक बनना है, आपको आईआईटी करना है, आपको एम्स करना है। नहीं, आप अपने बच्चों को राजनीति में भेजिए। राजनीति वो माध्यम है जो आपका जीवन परिवर्तित कर देता है। बिल्कुल, तो आपने अपना अमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और शुभकामनाओं के साथ आप आगे भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और अपने जीवन से और अपनी पार्टी की विचारधारा को हमसे साझा करते रहेंगे। आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद युगम। जय श्री राम।